प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 मैं आपको विज्ञान के 10 क्वेश्चन दूंगा और इन क्वेश्चनों की 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे ही। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना आए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखना कि मैं जो आपको 10 क्वेश्चन दूंगा उन्हीं में से 8 या 9 क्वेश्चन गारंटी के साथ 100% की विज्ञान के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आएंगे ही। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं वीडियो की ओर। बच्चों, आप देख सकते हैं ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन के क्रमांक मत जाना, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। इसका उत्तर है कि हीमोग्लोबिन कमी होने से शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इस प्रकार कई समस्याएं होती हैं: थकान, चिड़चिड़ापन, सर दर्द, सांस फूलना, दिल का तेज धड़कना, त्वचा का पीला पड़ना, अपचय की क्रिया प्रभावित होती है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मेरे बच्चों, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम एक तरफ और फ्लोएम एक तरफ कॉलम बना के लिख लें। और जाइलम का पहला पॉइंट है कि जाइलम निर्जीव ऊतक है और फ्लोएम का पहला पॉइंट है कि फ्लोएम सजीव ऊतक है। और जाइलम का दूसरा पॉइंट, इसमें मुख्यतः संवहन नलिकाएं होती हैं और फ्लोएम में मुख्यतः चालनी नलिकाएं होती हैं। और जाइलम की भित्ति बहुत मोटी होती है और फ्लोएम की भित्ति भी कम मोटी होती है। और इसका चौथा पॉइंट है जाइलम का कि यह संवहन बंडल के केंद्र में स्थित है और फ्लोएम का है कि यह संवहन बंडल के बाहर की तरफ स्थित होती है। और जाइलम का पांचवा है कि जाइलम के रेशे छोटे होते हैं और फ्लोएम के रेशे बड़े होते हैं। और जाइलम का छठवां है कि जाइलम ऊतक एक दिशा में गति करते हैं और फ्लोएम ऊतक दिशा में गति करते हैं। दिशा का मतलब होता है कि कहीं पर भी। और बच्चों, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। आवासीय श्वसन व अनावासीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है श्वसन वाला, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट IMP है। ये क्वेश्चन आएगा ही, तो इससे अच्छे से सुनना आप। तो आवासीय श्वसन है कि आवासीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनावासीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। और आवासीय श्वसन यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है और अनावासीय श्वसन यह कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। आवासीय श्वसन इस क्रिया का अंतिम उत्पाद CO2 व जल में होता है और अनावासीय श्वसन का इस क्रिया का अंतिम उत्पाद एथेनॉल व CO2 में होता है। और आवासीय श्वसन का चौथा और आखिरी पॉइंट है कि इस क्रिया में अधिक ऊर्जा पाई जाती है और अनावासीय श्वसन में इस क्रिया में कम ऊर्जा पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम आगे। बच्चों, आप देख सकते हैं ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन कि नेफ्रॉन की संरचना को समझाइए। तो हम बिना समय बर्बाद करते हुए इसमें बढ़ते हैं। नेफ्रॉन का पहला पॉइंट है कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क में 8 लाख लगभग नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और सेकंड है बोमन संपुट। इसकी आकृति कप जैसी संरचना वाली होती है। इसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, उसे ग्लोमेरुलस यानी कोशिका गुच्छ कहते हैं। और आप देख सकते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, हेलन का चाप। इसकी आकृति U के आकार की होती है। इसका निर्माण अवरोही चाप और आरोही चाप के मिलने से होता है। और संग्राहक नली, यह
एक विशेष प्रकार की नली होती है जहां अवरोही चाप आकर मिलती है। इसके बाद यह मूत्र वाहिनी में चला जाता है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन कि नेफ्रॉन की क्रिया को समझाइए। इसके पहले हमने देखा था कि नेफ्रॉन की संरचना, अब देखते हैं इसकी क्रिया। तो इसकी क्रिया में पहला है कि छानना। अविवाहित धमनियों में आए अशुद्ध रक्त को ग्लोमेरुलस द्वारा छाना जाता है। छनित शुद्ध रक्त अपवाही धमनिका से होते हुए वापस चला जाता है। छनित अशुद्ध पदार्थ यूरिया, यूरिक एसिड, लवण एवं जल अवरोही चाप में चले जाते हैं एवं आगे आरोही चाप में पहुंच जाते हैं। इसके बाद संग्राहक नली में चले जाते हैं। और इसका दूसरा है कि पुनः अवशोषण। जैसे जैसे छनित पदार्थ नलिकाओं से होकर गुजरता है, इसमें से लाभ व्रत जैसे ग्लूकोज एवं जल नलिकाओं के कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। दूसरा है कि मूत्र बनाना। पुनः अवशोषण के बाद बचे पदार्थ जल, यूरिक एसिड, यूरिया, लवण इत्यादि संग्राहक नली से मूत्र मार्ग में पहुंच जाते हैं। जो आप देख सकते हैं, ये हमारा 6वां क्वेश्चन, नेफ्रॉन का चित्र। ये जो चित्र है जिससे अभी हमने पढ़ा, संरचना, क्रिया, ये सिर्फ ये हेलन का चाप आप देख सकते हैं, इसमें सब मौजूद है, नामांकित चित्र है ये। अगर आपने ये चित्र पेपर में बना दिया तो आपके 4 में से 4 नंबर पक्के हैं, क्योंकि इसी चित्र आते हैं 4 नंबर के। और अगर आपने ये चित्र बनाया तो 4 में से 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। बच्चों आप देख सकते हैं, ये हमारा 7वां क्वेश्चन, जाइलम फ्लोएम रसारोहण को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि पहला है जाइलम वाहिकाएं। मूल रोमों द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण होकर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाली नलिकाएं जाइलम वाहिकाएं कहलाती हैं। और फ्लोएम वाहिकाएं पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य जिन नलिकाओं द्वारा होता है उन्हें फ्लोएम वाहिकाएं कहते हैं। और रसारोहण सबसे सरल है और सबसे कठिन भी देखा जाए तो, ऐसे कई बच्चे याद नहीं कर पाते। रसारोहण है कि भूमि से जल एवं खनिज लवण का पत्तियों तक पहुंचना। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, ये रहा, तीनों को हमने परिभाषित कर दिया है, आप देख लेना। ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चों जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है वो कैसा होता है आप देखना। अपशिष्ट यानी खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। बच्चों देख सकते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन, उत्सर्जी अंगों के नाम और उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो पहला है त्वचा। त्वचा एक उत्सर्जी अंग है और उसके उदाहरण है पसीना, सेबम, नमक। और पसीना आप जानते होंगे, सेबम जो चिपचिपा पदार्थ हमारी त्वचा से निकलता है उसे सेबम कहते हैं। ये ज़्यादातर हमारी नाक के बगल में जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे सेबम कहते हैं। और दूसरा उत्सर्जी अंग फेफड़ा। फेफड़ा आप जानते ही होंगे, जिसमें उसका उदाहरण है CO2, भाप और बलगम। और तीसरा है बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम होता है दोस्तों अनपचा भोजन यानी मल। और यकृत अमोनिया और को यूरिया में बदलना, ये यकृत करती है। और हमारा 5वां और आखिरी उत्सर्जी अंग है वृक्क। यूरिया मतलब मूत्र का उत्सर्जन। तो देख सकते हैं ये हमारा 10वां और आखिरी क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। तो ये रहा हमारा मानव उत्सर्जन का चित्र। और प्यारे बच्चों जो अभी हमने नेफ्रॉन पढ़े थे वो नेफ्रॉन इसके वृक्क के अंदर होती हैं। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो लगभग 8 लाख एक वृक्क में होते हैं।
और उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो ये जो 10 क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, ये विज्ञान के बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे ही। 100% गारंटी है कि ये 10 क्वेश्चन विज्ञान के बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, अभिनंदन।